हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टोर कंट्रोल का सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने पहले पार्ट में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हम करेंगे स्टोर कंट्रोल का अगला पार्ट। कौन सा? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। चलो नेक्स्ट पे पार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि स्टोर कीपर है, उसने सामान ले लिया, ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मतलब कि ये है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आर द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द मटेरियल। ये किसके लिए हेल्प करता है? साइज ऑफ मटेरियल, कितना साइज रखना है। यदि प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज सिंप्लीफिकेशन होगी तो कम सामान रखना पड़ेगा उसको, और रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ द स्टॉक्स इन द स्टॉक। ठीक है, जैसे कि सभी सामान को क्या दे दी जाती है? स्पेसिफिकेशन दे दी जाती है। स्पेसिफिकेशन कर दिया, अब आपके माइंड में भी और खरीदने और बेचने वाले के माइंड में क्लियर है कि सामान कैसा है। ठीक है, और ईच आइटम स्टोर्ड इन द स्टॉक उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है। द स्पेसिफिकेशन मस्ट बी क्लियर। ठीक है, क्लियर होना चाहिए दोनों के हाथों में। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? एम एट क्लियर स्पेसिफिकेशन सो दैट देयर मे बी नो डाउट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द आइटम एंड द मटेरियल। मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिकेशन है, दोनों के माइंड में पता है कि इस क्वालिटी का माल है, बेचने वाले को भी पता है और खरीदने वाले को भी पता है कि इस क्वालिटी का माल है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। और सिंप्लीफिकेशन क्या है? इज ए कोरोलरी of standardization and aim at reducing the number of the item carried in the store so that carrying cost of material investment and material may be reduced। यदि सामान कम होगा तो क्या होगा? उसका नाम क्या है? कॉस्ट भी कम होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का बेनिफिट क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपली द टूल ऑफ मटेरियल कंट्रोल। क्या है स्टैंडर्डाइजेशन? कौन सा? आप समझ गए ना स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। इसी को मैं करती हूँ अभी। पहले ये क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? टूल ऑफ मटेरियल कंट्रोल, क्योंकि इसका मकसद क्या है? स्टोर रूम में कम सामान रखना। इसे टूल ऑफ मटेरियल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लोअर कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि हमने मटेरियल कम रखना तो इसका मतलब कॉस्ट भी कम होगी और इससे कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई होगी। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्सोलेंस कैन बी रिड्यूस। मतलब कि वो क्योंकि कम सामान रखा होगा, टाइम टाइम पर यूज़ हो रहा है, तो उसके ऑब्सोलेंस के चांस भी कम हो जाते हैं। इंस्पेक्शन फॉर्मेलिटी आर रिड्यूस, है ना। ये सारी है इसके स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के एडवांटेजेस कह लो। ठीक है, ये हमारा ये कहाँ पर होता है? स्टोर कीपर द्वारा किया जाता है ये। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टोर। बहुत ही सिंपल। सेंट्रलाइज स्टोर है, डिसेंट्रलाइज स्टोर है और सेंट्रल स्टोर विद सब स्टोर है। डिसेंट्रलाइज्ड, यह थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। सेंट्रलाइज्ड स्टोर कौन सा होता है? ऐसा स्टोर जहाँ पर जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एक ही सेंटर पॉइंट रख लिया जिसमें सारा सामान होगा। स्टोर रूम एक ही होगा, जिसने भी सामान लेना है स्टोर रूम से लेना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है स्टोर रूम से लेना है, और डिफरेंट जगह पर नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या हुआ? बेटर कंट्रोल हो जाता है, एक ही जगह से होगा। बेटर ले ऑफ होगा, लेस स्टोरेज स्पेस, एक ही जगह होगा तो स्पेस भी जगह जगह पर बनाएंगे तो स्पेस भी खराब होता है। और स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड होगी, जो समझो दो जगह आपस में मैनेज हो जाता है, और कॉस्ट भी कम पड़ेगी और स्टाफ भी कम रखना पड़ेगा स्टोर रूम में, है ना। तो लेस, ये सारी चीज़ें इसके बेनिफिट है यदि हम सेंट्रलाइज स्टोर यूज़ करते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? यदि अलग अलग जगह प्रोडक्शन हो रही है तो उसको मेन स्टोर रूम से सामान उठाना पड़ेगा, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, यदि एक जगह आग लग गई एक स्टोर रूम में सेंटर वाले में तो सारा कुछ खत्म, है ना, ये भी लॉस होता है। ठीक है, ये सब कुछ बेनिफिट भी है, लॉस भी है सेंट्रलाइज्ड स्टोर में। ठीक है, दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। कौन सा होता है? नाम से ही पता चल गया, जिसमें हम क्या करते हैं? एक स्टोर ना बना के डिफरेंट स्टोर बना देते हैं, जहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोडक्शन होती है, अलग अलग जगह बना दी है, और जिसको वहाँ चाहिए वहाँ से निकाल लें। पर इसका डीमेरिट क्या हुआ? अलग अलग जगह पर स्टोर होंगे तो उससे क्या होगा? वो वहाँ से सामान लेंगे, है ना, और स्टाफ भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, स्टोर रूम भी ज़्यादा होंगे। पर बेनिफिट क्या होगा? यदि आग लग जाएगी, कुछ भी डिस्ट्रॉय होगा तो एक ही स्टोर रूम का भी नुकसान होगा। लेकिन बेनिफिट क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाएगा, तो उसकी बेनिफिट भी है, लॉस भी है। और थर्ड पॉइंट है हमारा सेंटर स्टोर विद सब स्टोर। मतलब कि एक ही स्टोर होगा, मेन स्टोर, है ना, और जहाँ जहाँ प्रोडक्शन अलग अलग जगह हो रही है वहाँ वहाँ सब स्टोर बना दिए। मतलब सब स्टोर मतलब वो स्टोर क्या करेगा? जो मेन स्टोर से ही सामान लेगा, उसमें से यूज़ करके, मतलब कि उसका लिंक किसके होगा? मेन स्टोर से होगा। और जैसे समझो मेन स्टोर से 1000 यूनिट लिए,
है ना, यूज़ हो गए, फिर उसने 1000 रुपये मांग लिए, ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी ईजी रह जाता है। जैसे आपने आप किए होंगे ना कैश सिस्टम है, पैटी कैश सिस्टम, ये वैसा ही है पैटी कैश, इसलिए इसको इम्प्रेस सिस्टम भी कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ स्टोर आपको क्लियर होगा। सेंट्रलाइज स्टोर नाम से ही पता चल जाता है, एक डिसेंट्रलाइज अलग अलग जगह। ये इसमें थोड़ा सा आप देख लेना, ये मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी हुई है, तो ये देख लेना। नेक्स्ट है हमारा द स्टोर कीपर। स्टोर कीपर तो क्या क्या ड्यूटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? रिसीविंग द स्टोर करेक्टली, जब भी वो स्टोर कीपर सप्लायर से सामान खरीदेगा, ठीक है, जो जो बिल में लिखा होगा, डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, वो सामान की चेकिंग करेगा कि ठीक सामान है, ठीक क्वांटिटी का है, ठीक क्वालिटी का है। ये स्टोर रूम की स्टोर कीपर की क्या बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरा, वो सभी की एंट्री करेगा, एंट्री ऑल द रिसीव, जो भी उसने रिसीव किया होगा वो बुक में सभी की एंट्री करेगा, है ना। रेगुलर बिन कार्ड, अब बिन कार्ड आपको सभी पता ही है, फिर से एक क्वेरी करा दूंगी, और उसमें एंट्री बिन कार्ड में भी करेगा, ठीक है। और ए प्लेस ऑफ एवरीथिंग, कीपिंग एवरी आइटम द स्टोर इन अलॉटेड बिन, जितना भी सामान आएगा वो क्या करेगा? अलग अलग रैक में रख देगा। हर अलग अलग रैक के लिए क्या कर दिया गया है? एक एक आइटम को एक एक रैक में रख देगा। यदि हैवी आइटम है तो उसके लिए बड़ा रैक बना देगा, उससे भी हैवी है एक होल बना देगा। तो मैंने आपको बताया था ना, हर एक आइटम के लिए एक जो रैक होता है उसको हमें एक बिन कहा देते हैं, उसका नंबरिंग की जाती है। ये आपको क्लियर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द स्टोर इन ऑर्डनरी एंड टाइडी मैनर, मतलब प्रॉपरली मेंटेन रखेगा ऑर्डर नंबर पर, ताकि कल कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। इंश्योरिंग द मटेरियल आर इशूड ओनली टू दोज हु प्रेजेंट ए ड्यूटी साइंड, सिर्फ उसी को सामान दिया जाता है जो ड्यूटी पर प्रेजेंट होगा, और उसने साइन करके, जो जिसको भी अथॉरिटी दी गई है वो साइन करेगा और सामान ले लेगा। ये किसकी, ये सारी चेकिंग का ड्यूटी किसकी होती है? स्टोर कीपर की होती है। रिक्वेजिशन फ्रॉम परचेजिंग डिपार्टमेंट, व्हेन ए स्टॉक ऑफ ए मटेरियल रिसर्च रीऑर्डर लेवल, फिर अब यदि उसका सामान कम हो गया है ना, जितना चाहिए स्टोर में, तो वो फिर रिक्वेस्ट किसके पास भेजेगा? परचेज डिपार्टमेंट के पास भेजेगा। हमने पहले कर चुके हैं ना, परचेज डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट कहाँ से आती है? यदि रूटीन वाला सामान है स्टोर कीपर से आती है। नेक्स्ट है हमारा 7th पॉइंट है इंश्योरिंग दैट स्टॉक डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लेवल। ये भी ध्यान में रखना है, स्टॉक जितना चाहिए उतना ही रखना, मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा सामान खरीद लेंगे तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तो पैसा के मतलब कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, पैसा भी ना मतलब कि लगा रहेगा। ज़्यादा सामान ले लेंगे तो स्टोर रूम में ज़्यादा सामान पड़े रहेगा, तो उसकी रखवाली भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसका रखने का खर्चा भी ज़्यादा होगा। और चेकिंग द बैलेंस ऑफ द बिन कार्ड, बिन कार्ड आपको पता ही है, बिन कार्ड क्या होता है? एक कार्ड होता है जिसमें हम सामान हर एक आइटम का, जैसे एक रैक में है, एक रैक में सामान कितना रखा है, उसमें से कितना इशू कर दिया है, और रैक में कितना सामान बच गया है, वो सारा किस पर लिखा होता है? बिन कार्ड पर होता है, वहीं पर टैग कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर चेकिंग करेगा कि जो बिन कार्ड है पर जो मटेरियल जितनी क्वांटिटी लिखी है उसी रैक में उतना ही मटेरियल पड़ा हुआ है। ये भी किसका काम होता है? स्टोर कीपर का काम होता है। मेंटेन एंड सुपरवाइजिंग द ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ द स्टाफ, है ना, ये भी काम किसका होता है? स्टोर कीपर का होता है। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम एंट्री इनटू द स्टॉक, मतलब कि कोई भी बाहर वाला पर्सन स्टोर रूम में ना आए, बाहर वाला मतलब जिसको अथॉरिटी नहीं है वो स्टोर रूम में नहीं आएगा, ठीक है। कैरिंग आउट रेगुलर रिव्यू ऑफ द आइटम्स, मतलब कि रेगुलरली भी करता रहे, रिव्यू करता रहे। सिंपल सी बातें हैं। स्टोर कीपर, जैसे आप खुद ही सोच लो, आप है स्टोर कीपर, आपने आपको घर का स्टोर दे दिया, इसकी रखवाली करें, ये सारी बातें आप उसमें भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा स्टोर कीपर का। थैंक यू वेरी मच, इसको आपने अच्छे से कर लेना है।